ऋषभ सर, आपने अपनी आईटी की जॉब छोड़ के और उसके बाद आपने लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के बाद बिजनेस में आए, तो मैंने याहू और अमेज़न जैसी कंपनी में काम किया है। मार्केट में बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अवेलेबल थी और अभी भी हैं, तो आपने कौन सी फ्रेंचाइजी ली फिर? एज ऑफ नाउ मैं नाम रिवील तो नहीं कर सकता हूँ कि मैंने कौन सी फ्रेंचाइजी ली है। जो जूम है उसके शेयर्स भी इतने बढ़ गए थे और उसके यूजर्स इतने बढ़ गए थे, तो आईटी तो ट्रेंड कर रहा था। मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो अराउंड के आसपास। तो जब आपने उस टाइम पे फ्रेंचाइजी ली, तब आपने कितने की जॉब छोड़ दी थी? तो मैं अराउंड था उस समय पे। बट बिजनेस आपसे बहुत एफर्ट्स मांगता है, आपका टाइम भी बहुत मांगता है। आप किसी के अंडर होते हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो, तो आपको उसी के ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इसलिए मैंने इसके चूज़ किया कि भैया मुझे जो करना है वो मैं खुद अपने लेवल पे करूँगा, ताकि इफ़ आई एम फेलिंग। मार्केट में हजारों फ्रेंचाइजीज हैं और मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता है एक अच्छी फ्रेंचाइजी चूज करना और अपना हार्ड अर्न मनी उसमें डालना। और हम ये सोच लेते हैं कि फ्रेंचाइजी ले ली, अब मजे ही मजे हैं, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना। और यही सबसे बड़ी भूल होती है इन लोगों की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं बड़े ब्रांड्स के साथ मैं मेरी ऑडियंस के बिजनेस को भी डिकोड करूंगा और आपके सामने रियलिटी रखूंगा उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं ऋषभ, जो याहू और अमेज़न जैसी टॉप कंपनीज में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे। उन्होंने अपने लाखों का आईटी पैकेज छोड़ा और उज्जैन में एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग की मास्टर फ्रेंचाइजी शुरू की और सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपना 30 लाख रुपए का लोन चुका दिया और आज हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बना रहे हैं। बट ये पॉडकास्ट सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। आज हम फ्रेंचाइजी बिजनेस की डार्क रियलिटी को भी एक्सपोज करेंगे, जो आपको कोई ब्रांड नहीं बताता। फिर चाहे वो फोर्स्ड रॉ मटेरियल्स हो, हिडन सॉफ्टवेयर चार्जेस हो या लेबर के डेली चैलेंजेस हो। अगर आप भी अपनी नौकरी छोड़कर कोई फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हो, तो ये एपिसोड आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। तो इस कॉन्वर्जेशन को पूरा एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो आइडिया मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऋषभ सर, आपने अपनी आईटी की जॉब छोड़ के और उसके बाद आपने लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के बाद बिजनेस में आए, तो कैसे स्टार्ट किया? आई मीन आपने एजुकेशन में क्या किया, फिर इस बिजनेस में कैसे आए? बेसिकली मेरी एजुकेशन जो है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ एंड मैंने याहू और अमेज़न जैसी कंपनी में काम किया है। पहले मेरी जॉब थी, बट मैं शुरू से मुझे था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है बिजनेस। देन आई रियलाइज कि जब कोविड के टाइम पे हम वर्क फ्रॉम होम के लिए उज्जैन आया, तो मैंने आई स्टार्ट कि बहुत अच्छा मौका था एक ये, कि इस समय पे क्या है मार्केट में गैप, क्योंकि उसके बाद पूरा बिजनेस सारी चीज़ें सब चेंज हुई हैं। तो उस समय मैंने कोशिश करी कि पता लगे क्या है क्या नहीं है चीज़ें। मैंने रियलाइज़ करे कि यहाँ पे एक लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि हर एक टीयर 3 सिटी में तो है ही। जब मैंने ये देखा, मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें कुछ करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड माई R&D। ओके। और जब आप आईटी जॉब कर रहे थे, तब आप उज्जैन में ही थे या किसी और सिटी में थे? नहीं, पहले मेरी जॉब इंदौर में थी, उसके बाद फिर मेरी बैंगलोर में जॉब लगी। बट लकीली तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोविड का टाइम आ गया 2020। तो 2020 और 2021 दोनों साल मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा। ठीक है। एंड उस बीच में मुझे प्रिपरेशन का भी काफ़ी टाइम मिल गया, R&D के लिए भी टाइम मिला था। बट ना, जहाँ तक मुझे याद है कि जैसे कोविड लगा था, तो वहाँ पे आईटी जॉब्स थी वो बूम करी थी, बिकॉज इवन जो जूम है उसके शेयर्स भी इतने बढ़ गए थे और उसके यूजर्स इतने बढ़ गए थे, तो आईटी तो ट्रेंड कर रहा था। राइट। तो आपने फिर वो छोड़ के? बिकॉज देखिए, आईटी में आप कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं, वो है तो जॉब ही ना। मेरा हमेशा से ये है कि मुझे हमेशा खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि कई बार आप जब जॉब में हो तो आपको पता होता है कि दिस थिंग कैन बी डन इन मच बेटर वे, बट आप किसी के अंडर होते हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो, तो आपको उसी के ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इसलिए मैंने इसके चूज किया कि भैया मुझे जो करना है वो मैं खुद अपने लेवल पे करूंगा, ताकि इफ आई एम फेलिंग ऑन माई ओन। तो जब आपने ये गैप फाइंड किया, R&D की, तब आप खुद का भी आई मीन लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे रादर देन टेकिंग अ फ्रेंचाइजी। तो आपने कोई नाम ही क्यों चूज किया स्पेशली कि मुझे इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के साथ ही जाना है, रादर देन गोइंग विद योर ओन फ्रेंचाइजी, या हम खुद बना लेते हैं फ्रेंचाइजी? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पे रिसोर्सेज की थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमी थी। आज जैसे हमें हर चीज़ के रिसोर्सेज अवेलेबल है और R&D थोड़ी इजी हो गई है कंपैरेटिवली, आज से अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो। तो उस समय जब मैंने इसमें
R&D करी, सब केमिकल्स की सोर्सिंग वगैरह पता करी, मशीन की सोर्सिंग पता करी। ओवरऑल जो मुझे कॉस्टिंग जा रही थी वो करीब-करीब सेम ही थी। लेकिन एज़ अ वन मैन आर्मी मुझे सब कुछ करना है, उसमें मार्केटिंग भी करनी है, मुझे रिक्रूटमेंट भी करना है, मुझे सोर्सिंग भी करनी है, मुझे अकाउंट्स वगैरह भी देखने हैं, मुझे सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी मैनेज करना है, सब कुछ मुझे करना है। तो मुझे चाहिए था एक सपोर्ट, ताकि मुझे एक किक स्टार्ट मिल पाए, एंड दैट्स व्हाई आई चोज़ अ फ्रैंचाइज़। ओके, अंडरस्टूड। सो मार्केट में बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अवेलेबल थी और अभी भी हैं, तो आपने कौन सी फ्रेंचाइजी ली फिर? एज़ ऑफ नाउ मैं नाम रिवील तो नहीं कर सकता हूँ कि मैंने कौन-सी फ्रैंचाइज़ी ली है, बिकॉज़ मैं यहाँ पे फ्रैंचाइज़ कैसे वर्क करती हैं या क्या प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं फ्रैंचाइज़ी के, वो डिस्कस करने आया हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने या फिर किसी की तारीफ़ करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस एक फ्रैंचाइज़ ओनर के क्या-क्या चैलेंजेज़ होते हैं, वो आपको बताने और आपसे शेयर करने आया हूँ। सो इसमें मैं किसी भी फ्रैंचाइज़ का नाम लेके मैं उसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। तो कोई एक रीज़न रहा, आपने मतलब लेट्स से कि मार्केट में 10 फ्रेंचाइज़ी है, तो आपने किसी एक फ्रेंचाइज़ी को चूज़ किया? जी। कहीं किसी भी आप बिज़नेस में जाते हैं, उसमें आपको मल्टीपल फ्रैंचाइज़ ऑप्शंस तो आपको मिलते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट किसमें फुलफ़िल हो रही है? उनके पास एक, जैसे मेरी एक रिक्वायरमेंट थी कि टियर 3 सिटी में इन लोगों ने वर्क किया है या नहीं किया? तो अगर टियर 3 सिटी का वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है किसी कंपनी के पास, तो हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प मी इन दैट? सो मैंने ऐसी कंपनी चूज़ करी जो ऑलरेडी टियर 3 कंपनी में थी, टियर 3 सिटीज़ में अवेलेबल थी, एंड उनके उनने जो वर्क कर रखा है, उनके नंबर्स वगैरह देखे, तब जाके फिर मैंने उनको सिलेक्ट किया है। आई थिंक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज़ हम लोग फ्रेंचाइज़ी तो चूज़ कर लेते हैं और फ्रेंचाइज़ी देने वाला फ्रेंचाइज़ी दे भी देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो मार्केट है वो एडॉप्ट उस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं। राइट। बट है ना, मैकडॉनल्ड्स की एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैकडॉनल्ड्स आई थिंक टियर 3 सिटीज़ में जानबूझ के फ्रेंचाइज़ नहीं देते हैं, बिकॉज़ उन्हें भी अपना ब्रांड नेम सिक्योर करना है और आई थिंक दे वांट कि अगर किसी शहर में जा रहा है तो उतना उनका फुटफॉल हो, उतना वो फ्रेंचाइज़ी को भी प्रॉफिट हो, रादर देन कि चलो ठीक है सिर्फ फ्रेंचाइजी ही बांटनी है। राइट, राइट, राइट। लेकिन जो नई फ्रेंचाइजीज़ आ रही हैं, वो तो ये चीज़ देखती नहीं है, उनको बस ये है कि जितना जल्दी फ्रेंचाइज़ी फीस आए, हाँ, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, हाँ, ये बात तो क्योंकि सही। परफ़ॉर्म आपको करना है, आपका पैसा लगा है। तो जब आपने उस टाइम पे फ्रेंचाइजी ली, तब आपने कितने की जॉब छोड़ दी थी? इन एंड क्या था आपका? दैट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, बट आपने पूछा है तो मैं 80 के अराउंड था उस समय पे। और उसके बाद आपने ये वाली फ्रेंचाइजी ले ली, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उनका उनका सपोर्ट था आपके पास? एक्चुअली फैमिली को कहीं न कहीं पहले से पता होता है कि ये किसी के वैसे ही हमारी नहीं सुनता, तो मैनेजर की क्या सुनता होगा। सही। तो उनको ये था कि तुम्हें जो करना है तुम करो। मेरी वाइफ भी सपोर्टिव रही, मम्मी-पापा भी सपोर्टिव रहे इस चीज़ को लेके, एंड उन्होंने कहा कि भई, उनका भी ये था कि अगर आप कर रहे हो तो फिर फुल फ्लेजेडली आप जाओ। ये नहीं कि आप जॉब में लगे हुए हो, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना अपना इनपुट दोगे, हुँ, उतना वो आपको आउटपुट देगा। ये बात है। बट जैसे आजकल जो लोग करते हैं और जो कॉर्पोरेट्स में है, स्पेशली मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे जो लोग जॉब कर रहे हैं वो एक सेकंड इनकम के लिए सर्च करते हैं। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं जो फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, वैसे भी मैं एक फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, खुद फुली फ्लैश तो बिजनेस डाल नहीं रहा हूँ, तो फ्रेंचाइजी जो है वो अपना बहुत सारे सपोर्ट्स देती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ नाम, उनके ऑपरेशंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपकी जॉब के साथ भी मैनेज हो जाएगी। ऐसा जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तब तो हमें ज़रूर लगता है कि इट इज़ मैनेजेबल, बट बिज़नेस आपसे बहुत एफर्ट्स माँगता है, आपका टाइम भी बहुत माँगता है। चाहे वो लेबर हो, चाहे फिर वो कस्टमर डीलिंग हो, चाहे फिर छोटी-छोटी सी चीज़ें ही क्यों ना हो, चाहे मशीन का मेंटेनेंस हो, चाहे केमिकल की सोर्सिंग हो, चाहे पैकेजिंग हो, एनीथिंग आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स माँगती हैं। अगर आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई और कंपनी को आपने पैसे दे दिए और वो आपको कमा के देगी, तो ये हमारी एक बेवकूफ़ी है, ये एक मिथ है जो कि मैं ब्रेक करना, क्योंकि आप फोको मॉडल्स अब आ गए हैं, पहले तो फोको मॉडल्स थे नहीं, जिसमें फ्रेंचाइजी ओन करता है और कंपनी ऑपरेट करती है, जस्ट लाइक मैकडी। सो फोको मॉडल्स अब आ गए हैं, पहले तो थे नहीं, वो फोफो मॉडल्स ही थे कि फ्रेंचाइजी को ही ऑपरेट करना है। फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेट। एग्जैक्टली जी। ओके, तो सारा बैक एंड फोर्थ आप ही का ही। जी। तो आज आपको कोई रिग्रेट होता है आपने जॉब छोड़ी और इस बिजनेस में आए तो? देखिए, रिग्रेट इसलिए नहीं होता है, मैं पर्सनली बात करूं कि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूं,
आज मेरे बच्चे जब दादा दादी के साथ खेलते हैं, मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा होके एक साथ खाना खाती है, मेरी वजह से अगर 8 से 10 लोगों का घर चल रहा है, मैंने कुछ रोजगार पैदा किया अपने सिटी में, तो वो मेरे लिए एक बड़ा आरओआई है रेदर देन। सही बात है ये। सो लेट्स से जब आपने आपकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी ली थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और किस किस चीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट लगा? मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो अराउंड था 30 लाख के आसपास, ओके। जिसमें कि वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करी थी मैंने 3 लाख की, कि जब तक मेरा बिजनेस ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच रहा 3 से 4 लाख रुपए के खर्चे, और फ्रेंचाइजी फीस थी उसमें 7 लाख समथिंग, और जो सेटअप कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट वगैरह है, वो बाकी के 18-19 लाख 20 लाख रुपए के आसपास, जिसमें ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड थी। एंड इसमें मैंने लोन वगैरह भी लिया था, उसी के बेसिस पे ही मैं फिर इसे कर ओके पाया। तो जब आपने लोन लिया तो ये अमाउंट आई मीन डायरेक्ट आपने पर्सनल लोन लिया फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह कुछ यूटिलाइज किया आपने? गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, एमएसएमई को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, एंड उसके तहत मैंने डीआईसी जो डिपार्टमेंट होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, मैंने उनसे पहले कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और उसके लिए उन्होंने बताया 2 स्कीम्स चल रही थी, एक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों में ही मैं एलिजिबल था। अच्छा। हाँ, तो 20 लैक्स का लोन मुझे, आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह देखी, एंड दे वर सपोर्टिव। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे सब्सिडी मिली थी, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि मुझे 3% की उस पर सब्सिडी मिल गई। मतलब होम लोन से भी कम हो वो हाँ, और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाते हुए उस लोन को भी 3 साल के अंदर ख़त्म भी कर दिया। गया? वाओ। 20 लाख का जो लोन था, एंड जो लोन की प्रोसीजर थी, वो लोन भी नेशनलाइज्ड बैंक से मुझे लोन मिला, विद इन 20 डेज फंड मेरे अकाउंट में था। बट है ना बहुत सी बार देखा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स होते हैं लोन के लिए, जब वो बैंक में फाइल्स जाती हैं तो प्रोसेस नहीं होते, तो क्या ये इजी था आपके लिए या फिर मतलब डिफिकल्ट होता है आज भी? मैं बताऊंगा आपको कि जब डीआईसी से मेरा लोन अप्रूव हुआ, दैट वाज अ कोलेटरल फ्री लोन, वो जब लोन अप्रूव हुआ मेरा वहां से, और उन्होंने वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन से बैंक में इसे फॉरवर्ड करना है, तो पहले से हमें बात करनी पड़ती है बैंकों से, जैसे मैंने 2-3 नेशनलाइज्ड बैंकों से बात करी थी, 3 में से 2 बैंक मुझे लोन देने के लिए रेडी थे इफ डीआईसी अप्रूव्स इट। तो पहली कंडीशन ये थी कि डीआईसी ने अगर अप्रूव कर दिया तो आई कैन गो फॉर इट। व्हाट इज डीआईसी और कैसे अप्रूव होता है ये? डीआईसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, यहीं से आपको एमएसएमई से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। जो लोकल उद्योगपुरी जो कही जाती है, जैसे अपने उज्जैन में है, वहाँ की जो आपको लीज पे ज़मीन मिलती है, वो भी डीआईसी ही देता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट, वो उनका काम ही बस यही है कि कैसे लोकल बिजनेस को सपोर्ट करके आगे बढ़ना, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, या किसी भी चीज़ में हो। तो डीआईसी से जब मेरा अप्रूव हुआ, मैं जब बैंक के पास गया, और बैंक ने दे वर रियली वेरी हैप्पी टू गिव मी द लोन, और मेरा विद इन 20 डेज टोटल टाइम मुझे जो लगा वो 20 डेज का लगा, और उस लोन का अमाउंट भी आ गया। सही है, मतलब कुछ गवर्नमेंट भी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है। राइट। यूजुअली ना फ्रेंचाइजीज जब आप लेते हो फ्रेंचाइजी किसी भी कंपनी की, तो इन लोगों का क्लेम होता है कि इतने महीने में हम ब्रेक इवन पहुंचा देंगे, इतना आपको हर महीने प्रॉफिट होगा, इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो जब आपने फर्स्ट फ्रेंचाइजी ली, उनके क्या क्लेम्स थे और आपने क्या रियल टाइम में उसको अचीव कर लिया? अचीव तो नहीं कर पाया था। एक्चुअली क्या होता है कि वो आपको क्लेम्स देंगे, कि आपको बताएंगे कि हमारे इतने शोज हैं, हमने इतने शोज में हमारा एवरेज आउट ये रहा कि हमने 3 महीने में हमने ब्रेक इवन अचीव कर लिया, 80% आरओआई हमारी 2 साल में निकल आई। सो ये सब क्लेम्स ऐसा नहीं है कि फॉल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी भी आर&डी टीम बैठी है, और उन्हें भी रिसर्च करके अगर वो इतनी बड़ी चीज लिख के दे रहे हैं तो गलत नहीं होगी, लेकिन वो सब वेरी करता है सिटी टू सिटी। उज्जैन एक ऐसी सिटी है जिसमें कि बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, रिटायर्ड लोग ज्यादा रहते हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए हैं रहने के लिए। सो आपको यहाँ पे किसी ब्रांड की एक्सेप्टेंस बढ़ाना, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं सोलली कंपनी के भरोसे बैठ जाता कि आप ही मुझे बिजनेस ला के दो और आप ही सब चीज करो, तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता।
पता नहीं कब बंद भी हो जाता। नाम उनका है लेकिन एफर्ट्स आपको मारने एफर्ट्स पड़े। तो मारने ही तो पड़ेंगे आपने क्योंकि पैसा मेरा लगा तो है। आपने कितने टाइम में अचीव किया? जैसे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 30 lakhs का किया, हम्म। तो वो ब्रेक इवन पहुंचने में आपको कितना टाइम लग गया? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में कितना टाइम लगा? ब्रेक इवन मेरा 4 से 5 महीने लगे मुझे, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़े। जैसे मैंने इनिशियली 2 लेबर रखी थी, फिर धीरे धीरे 3 हुई। धीरे जब लेबर बढ़ती है, काम बढ़ता है, तब पैकेजिंग कॉस्ट, आपके केमिकल कॉस्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब भी बढ़ने लग जाती है। तो धीरे धीरे करके मेरा 4th मंथ में मैंने ब्रेक इवन अचीव किया। फोर्थ या 5th मंथ में मैंने ब्रेक इवन अचीव किया। और जो मैं आरओआई की बात करूं तो मैंने 3 साल में जैसे लोन पूरा रीपे किया, तो वो इसी वजह से कर पाया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अमाउंट अपने लोन में डालता था। एंड 3 साल में मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो तो इजीली निकल गया। जब है ना फ्रेंचाइजी की बात आती है तो एक रॉयल्टी भी हमें देनी पड़ती है और एग्जिट क्लॉसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ती है और क्या एग्जिट क्लॉसेस थे आपके, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो? रॉयल्टी जो है वो करीब 7% रहती है। करीब इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है ये, 7% के आसपास। एंड एग्जिट क्लॉज ये है कि अभी मेरे पास पूरे उज्जैन के राइट्स हैं। अच्छा। अब अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो दैट विल बी, कंपनी किसी और व्यक्ति को ढूंढेगी जो इसके राइट्स खरीदना चाहता है। एंड उसके बाद फिर जो ऑन टेबल नेगोशिएशंस होते हैं वो होते हैं इसमें। और जैसे जब आपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टार्ट की तो आपके मेजर कस्टमर्स कौन से थे? बिकॉज ना क्या होता है कि एक इंसान कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार अभी कुछ भी धुलवाना हो तो हम छोटे मोटे धोबी के पास चले जाते हैं या ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लोगों के लिए अडॉप्टेबिलिटी इजी थी कि मतलब यार सीधे जाके हम लोग एक ब्रांड के पास चले जाते हैं, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस भी ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 गुना तक बढ़ता है। डबल का डिफरेंस है। हाँ। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर्स को एजुकेट करना पड़ा। मेरा डेली का रूटीन था, मैं एटलीस्ट इनिशियल डेज में 6 महीने तक मैं डेली 2 कस्टमर्स के घर जाके उनसे मिलता था। अच्छा। उनसे मिलता, उनसे बात करता, उन्हें ये चीज़ समझ आती कि भाई ये जो कुछ प्रोडक्ट लेकर आए हैं ये मार्केट से नया है, क्योंकि वो पिछले 30 साल से पेट्रोल से ड्राई क्लीनिंग कराते आ रहे हैं, जिसे हम एमटीओ बोलते हैं। आपने कभी पहले के ज़माने में जब ड्राई क्लीन होती थी तो कपड़ों में से एक पेट्रोल की स्मेल आया करती थी। वो स्मेल जो आती थी वो क्यों आती थी? क्योंकि वो पेट्रोल था। कभी किसी चीज़ के दाग नहीं निकलते थे। शू क्लीनिंग किसी ने नहीं ट्राई करी थी। आजकल स्नीकर्स का ट्रेंड बढ़ा है तो अब आज स्नीकर हेड्स उज्जैन जैसे शहर में भी हैं। एंड आपके लॉन्ड्री जैसी सर्विस कोई भी नहीं देता था पहले। और सबको पता है, अगर आप लोकल धोबी के पास जा रहे हैं, लोकल धोबी के पास जाके आप देख रहे हैं कि वो नदी पे जाके धो रहा है या फिर कैसे पानी से धो रहा है, क्या यूज कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। जब आप एक शोरूम जैसा एक ओपन करते हैं जिसमें लाइव लॉन्ड्री हो रही है, आपके सामने दिखती सारी मशीन्स, हाँ, आपको मशीन में कपड़ा धुलता हुआ दिख रहा है, ड्राई केमिकल्स क्लीन जो पड़े हुए हैं वो भी हाँ, दिख रहे हैं। केमिकल्स दिखते हैं, ड्राई क्लीनिंग होते हुए दिखती है, सूखते हुए दिखता है। स्टीम प्रेस क्या होती है लोगों ने पहली बार मेरे यहाँ आके देखी। क्या होता है स्टीम प्रेस? स्टीम प्रेस। अच्छा, स्टीम प्रेस। हाँ, हाँ। स्टीम प्रेस क्या होती है लोगों ने मेरे पास आके देखी। जब चीजें ये लाइव थी, लोगों को हम एक डेमो दिया करते थे 5-5 10-10 मिनट का कि आप ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये कपड़ा ऐसे धुलता है। हमारे पास सॉफ्टनर का प्लांट लगा हुआ है कि मशीन के में जो पानी आ रहा है वो सॉफ्टनर से गुजर के आएगा तो हार्डनेस नहीं होगी, हार्डनेस नहीं होगी तो कलर फेड नहीं होगा। केमिकल जो है वो हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्टेड केमिकल्स से एक अलग ही आपके कपड़े को जान भी मिलती है, लाइफ भी मिलती है। एक भारी प्रेस जो होती है वो कपड़े को कितना नुकसान पहुंचाती है और स्टीम प्रेस कितनी कपड़े को खिल के बाहर आता है। वो चीज जब लोगों को समझ आई तो डिफरेंशिएशन दिखता है। हाँ, जब वो चीज दिखी लोगों को, जब लोगों को समझ आई, एजुकेट हुए, तब लोगों ने पैसा भी देने से हिचकिचाए नहीं। क्योंकि आई थिंक ना आज जो एक अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, व्हेन दे बाय 2000 की टी शर्ट, 20,000 के लहंगे, 10,000 12,000 रुपए की नॉर्मल ड्रेसेस, आई थिंक दे डोंट माइंड पेइंग कि यार उनका जो कपड़ा है वो वैसा का वैसा ही रहे, रादर देन कि यार वो कहीं से भी धुलवा रहे हैं और कैसे भी करके स्टीम प्रेस होके आ रहा है। एग्जैक्टली क्या होता है कि आदमी जब इतना खर्चा करता है तो वो थोड़ा बहुत और खर्चा उसके मेंटेनेंस में देने में हिचकिचाता नहीं है। सही बात है, ये तो है। अभी कौन से टाइप ऑफ
जो चीज़ें हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एन एग्जांपल विमेन वेयर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड है, मेंस वेयर में सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, या फिर स्नीकर्स, या फिर होटल्स, कौन से सबसे टाइप ऑफ ज़्यादा कस्टमर्स है? सबसे ज़्यादा तो वुमेन्स ही होता है, क्योंकि साड़ियाँ हो गई या फिर आपके जो थोड़े महंगे सूट हो गए, थोड़े भी पार्टी वेयर सूट्स हैं जैसे लेडीज़ के, क्या कुर्ता है, दुपट्टा का सेट है, या लहंगे हैं, या वन पीसेस हैं, गाउन्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत मेंटेनेंस मांगती हैं। और ये कोई भी नॉर्मल ड्राई क्लीनर्स के लिए करना उतना ही टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं हो पाती है। और अगर जहाँ पैकेजिंग बिगड़ी वहाँ स्टीम प्रेस उसकी प्रेस बिगड़ेगी, चीज़ का लुक खराब हो जाएगा। तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम एक ऐसी प्रोफेशनल जगह पे जाएं, इतनी महंगी चीज़ लिए तो एक प्रोफेशनल जगह पे जाएं जहाँ पे हमें बहुत अच्छी सर्विस मिले। करेक्ट। सो आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया, आपने मशीनरी अच्छी यूज़ की, आपने बोला कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो स्पेशली पानी के लिए, हार्डनेस के लिए, बट मेन चीज़ आती है कि सारा काम हम तो नहीं कर सकते, तो हमें लेबर वगैरह भी रखनी पड़ती है। राइट। तो व्हेन इट कम्स टू लेबर, हाउ इट इज़ इजी कि आपको एक ट्रेन्ड लेबर मिल जाती है, कंपनी आपको ट्रेन्ड लेबर ही प्रोवाइड कराती है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो? कंपनी लेबर प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके जो रेट्स हैं वो इतने नहीं होते कि हम उसे अफोर्ड कर पाएँ। तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये पड़ता है कि हम एक लोकल बंदे को हायर करके उसे खुद ट्रेन करें। बीइंग इन माय ओन बिजनेस, मुझे आज जूते धोना भी आते हैं, मुझे ड्राई क्लीनिंग करना भी आती है, स्पॉट क्लीनिंग करना भी आती है, एंड स्टीम आयरन करना भी आती है। मैं यहाँ पे ये नहीं सोचता कि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ये सब काम कैसे करूँगा। अगर मैं ये सोचूंगा तो मेरा बिजनेस कभी फल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस से घिन आ रही है एक तरीके से, तो फिर मैं कैसे उसमें ग्रो करूँगा। नहीं, सही बात है। दैट्स वाई मैं खुद लड़कों को हायर करके मैं खुद ही ट्रेन करता हूँ, और मैंने खुद ही लड़कों को जो जिनको ट्रेन कर रखा है, अब उनको मैंने ये ट्रेनिंग दे दी कि नए रिक्रूट्स को वो हायर भी करें, ट्रेन भी करें, ताकि एक ये लूप चल जाए, जब जहाँ पे ताकि आप फ्री हो पाओ और एग्जैक्टली और आप अपने मेन बिजनेस पे फोकस कर पाओ, सेल्स और कस्टमर केटरिंग वगैरह Right. प्रॉब्लम्स। आई मीन जब व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयज, तो जब जैसे आपने बताया आप जो हायर करते हो और वो जो कंपनी हायर करती है, उसमें ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस आ जाता है? कंपनी बात करती है टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टोर्स उनके वहाँ पर हैं। वो बात करते हैं कि 18,000 20,000 25,000 पर अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो 25 क्या 35,000 पर मंथ से तक सैलरी जाती है, प्लस आपको उनको रहना और खाने की जगह भी आपको देनी है। मैंने इनिशियल लेवल पे जब मुझे आता नहीं था कुछ, मैंने ऐसे ही बंदे को हायर किया जो जिसे मैंने इतनी सैलरी दी, इतना रहना खाना दिया, और उससे फिर मुझे खुद सीखना पड़ा, और उससे मैंने कई लड़कों को ट्रेन करवाया, तब जाके वो मुझे फिजिबल पड़ा। अगर मैं जैसे बात करूं मंथली फिक्स्ड कॉस्ट की, तो हर एक बिजनेस में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, स्टाफ सैलरी हो गई। तो इस बिजनेस में कौन कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं? इस बिजनेस में सबसे मेन जो है एक तो केमिकल होता है जो हमारी कॉस्टिंग रहती है। सबसे पहली चीज़ है केमिकल, जो कि परसेंटेज बेसिस पे रहता है, कि आप मान के चलिए कि आपका 30% जो है वो केमिकल एंड पैकेजिंग में जाएगा। सेकेंडली आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है सैलरी। लड़का कितना परसेंटेज होता है वो बिजनेस का तकरीबन? यहाँ पे देखिए सैलरी फिक्स रहती है। आपके पास 2 लाख का धंधा है या 5 लाख का धंधा है, आपको सैलरी अगर 1.5 लाख की सैलरी, जैसे मेरे यहाँ 1.5 लाख की सैलरी है मान लीजिए, तो वो 1.5 लाख ही रहेगी, फिर बिजनेस कितना भी रहे। अगर आपका वो वेरी करता है, अगर 3 लाख का धंधा है तो 50% सैलरी हो गई, और 5 लाख का है तो 35% हो गई। तो वी कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 5 to 10% रहती है, क्योंकि ड्रायर्स यूज़ होते हैं, स्टीम प्रेस में बॉयलर यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी अच्छा खासा रहता है। और केमिकल और पैकेजिंग और रॉयल्टी तो मैंने आपको बता ही दी कि 7% के आसपास रॉयल्टी रहती है। साथ में हम पिकअप ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो वो पेट्रोल के अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। ये सब चीज़ें, रेंटल आ गया। और कितने बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? इनिशियली मुझे बोला गया था कि 300 स्क्वायर फीट में काम हो जाएगा। साढ़े 350 स्क्वायर फीट में काम सिर्फ 350? हाँ, लेकिन जब काम बढ़ा तो फिर मुझे अपनी लेबर के लिए भी जगह, क्या होता है कम जगह में कंजस्टेड हो जाती हैं चीज़ें, फिर मैंने और थोड़ी सी बड़ी जगह ली, और उसमें अपनी लेबर को काम करने के लिए जगह जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कपड़ों में होता है ये एक कपड़ा भी इधर का उधर रखा गया तो उसे ढूंढने के लिए बहुत आफत हाँ, मच हौच जाती है, पौच होता है, हौच हाँ। पौच हो जाता है। सो जितनी बड़ी जगह रहेगी उतना ज़्यादा आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे, और प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर जगह आपकी खुद की हो
तो आप इसमें बहुत कुछ बचा पाएंगे। अगर मैं बात करूं जैसे एक शर्ट प्रेस करने के बारे में, तो अ, उसकी आपने कभी कॉस्टिंग निकाली कि एक शर्ट मुझे कितने का पड़ रहा है और कस्टमर को कितना जाता है वो? अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीम आयन की बात करूं तो हम लेते हैं, उसकी कॉस्टिंग जो होती है वो 25 रुपीज़ हम कस्टमर को चार्ज करते हैं स्ट्रीम आयन का, जिसमें से कि 7% तो रॉयल्टी चले जाती है। फिर उसके बाद आपकी जो पैकेजिंग होती है वो 7 रुपीज़ की हमें एक अच्छा, 51 पैकेजिंग माइक्रोन की जो थैली होती है, जो पैकेजिंग होती है 51 माइक्रोन में होती है, वो 7 रुपीज़ की एक पड़ती है। प्लस इसमें जो स्टीम जो लगी, जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड उसमें जो पानी डल रहा है वो 50 पीपीएम से भी कम का होता है, यानी आरओ आपको स्पेशलाइज लगवाना पड़ता है, जिस आरओ का पानी ही आप बॉयलर में डाल पाएंगे, अदरवाइज उसमें स्केलिंग हो जाएगी, और आपके स्केलिंग हो गई तो आपके जो स्टीम प्रेस है उसमें भी स्केलिंग हो जाएगी और वो फिर कपड़ों के ऊपर आएगी। ओके, तो अंडरस्टूड। जैसे जस्ट लाइक मेरे घर पे एक स्टीम आयरन है, तो मैं उसमें जब वो वाला पानी डाल देता हूँ हार्ड वाटर, तो वो हाँ, उस नमक जम जाता है। हाँ वो होता है, नमक जमता है और वो राइट, करता है। तो वो चीज़ हमें बचने के लिए उसमें 50 पीपीएम से भी कम का पानी डालना पड़ता है, और हम जनरली जो घर में आरओ में पीते हैं वो 100 पीपीएम 80 पीपीएम के आसपास पीते हैं, तो हम घर के आरओ भी नहीं, इंडस्ट्रियल आरओ मुझे अलग से लगवाना पड़ा उसके लिए। एंड तो उसकी जो पानी की कॉस्टिंग है वो सब निकाल के हम अगर देखें तो सिर्फ एक स्ट्रीम आयन की बात करूँ तो 25 रुपीज़ की अगर शर्ट है तो वो मुझे मोटी मोटी 15-16 रुपए के आसपास पड़ती है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे मतलब अब इसमें सैलरी अलग है, सैलरी अलग ही आएगी इसमें। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेट मार्जिन्स की, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट बच जाता है? इसमें जो फिक्स खर्चे होने की वजह से अगर मुझे 3 लाख रुपए का बिजनेस है तो वो मेरा ब्रेक इवन है। अगर 4 लाख हुआ तो मैं 1 लाख बचा लूंगा, 5 लाख हुआ तो 2 लाख बचा लूंगा। ओके, मतलब फिक्स तो इतना है ही। कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है, कंपनी की तरफ या से कंपनी सिर्फ रॉयल्टी लेने बैठी है? एक टाइम के बाद कभी क्या होता है, जब बिजनेस सेट हो रहा होता है उस समय तो आपको लगता है कंपनी सपोर्ट कर रही है, और एक समय पे ऐसा आ जाता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। करेक्ट। तो कंपनी जैसे पहले दिन थी वैसे ही आज के दिन भी है। सपोर्ट जो पहले दिन मिल रहा था वही आज भी मिल रहा है। मार्केटिंग का सपोर्ट हो गया, नए कस्टमर्स का सपोर्ट हो गया, एक कंपनी की एक ब्रांड इमेज जो बनी है मल्टीपल सिटीज में उसका भी एक फर्क पड़ता ही है। ओके। और जो कांस्टेंट वो लोग हमें केमिकल्स और पैकेजिंग वगैरह की सोर्सिंग जो मिल रही है वो अगर हमें टाइम पे नहीं मिलती है तो वो भी एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो अगर हमें वो चीज़ मिल रही है टाइम टू टाइम, दैट इज अ बिग सपोर्ट फॉर अस। मैं ना जैसे यूजुअली अभी देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा मतलब जो यूजुअली फ्रेंचाइजीज जो लोग लेते हैं, वो ऐसे भी करते हैं कि वो रॉ मटेरियल कहीं और से फिर प्रोक्योर करने लग जाते हैं, क्योंकि शायद कंपनीज जो रॉ मटेरियल सेल करती है वो थोड़ा हायर प्राइस पे सेल करती है। राइट। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपने जो चीज़ें, आप अब इतने साल से, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो आपने ऐसे कभी देखा कि ये जो केमिकल, पर्टिकुलर केमिकल आप यूज़ कर रहे हो, ये मार्केट में इतने का और मैं कंपनी से इतने का खरीद रहा हूँ? जी, होता है, होता है, लेकिन एग्रीमेंट्स में ये चीज़ें टर्म पहले से डिसाइडेड होती हैं कि आपको जो भी मटेरियल है आपको हमसे ही लेना है। इन केस अगर हम कहीं और से प्रोक्योर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग होती है। अगर ऑडिट में हम पकड़ाते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगती है, एंड दे कैन इवन टर्मिनेट आवर फ्रेंचाइज। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि 10-20 रुपए बचाने की बजाय हम अगर लाखों में का नुकसान हो जाए, उससे बेटर है कि बट कभी फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार बेटर है मैं किसी और के नाम को पुश कर रहा हूँ, तो रादर देन मैं खुद का ही इसे कन्वर्ट कर लूँ और फिर मतलब मैं खुद की फ्रेंचाइजी बना लूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में तो ये आता होगा ना कि लेट्स से आज मैं रॉ मटेरियल भी थोड़ा कॉस्टली परचेस कर रहा हूँ, लेबर भी मैं खुद सस्ते में प्रोक्योर कर रहा हूँ, उनको ट्रेन भी मैं खुद कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे डेफिनेटली। मार्केटिंग में भी जैसे आपने बताया आप घर घर जाके भी एटलीस्ट आपने स्टार्टिंग में किया, तो कभी आपको ऐसा माइंड में नहीं है कि यार अब मैं खुद का ही फ्रेंचाइजी ओपन करता हूँ और उसको पुश करता हूँ, फिर 1 से 2 और 5-10 फ्रेंचाइजी पे जाते हैं? आया ज़रूर था। कहीं ना कहीं खुराफाती दिमाग है तो कितना भी चलता रहता है कि अपना ही खुद का ब्रांड बनाए और खुद को आगे फ्रेंचाइजीज हम सेल आउट करें कहीं ना। बट जब मैं थोड़ा इसमें भी मैंने R&D करी, डीप में गया, फिर इतने ज़्यादा ब्रांड्स अब आ चुके हैं मार्केट में, छोटे छोटे 5-5 6-6 स्टोर्स खोल के बैठे हैं जो कि अब वो वर्थ नहीं है इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स लगाना।
अब उतना वर्थ नहीं रहा। ये चीज अगर मैं 4 साल पहले करता तो बात अलग थी। इट्स बेटर कि मैं कोई और बिजनेस में ध्यान दूं। एक एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू कितनी होती है और एक पर डे में ऑलमोस्ट कितने एवरेज ऑर्डर्स होते हैं? टॉकिंग अबाउट पीक सीजन और मॉडरेट सीजन। हाँ, दोनों का बता दीजिए। अगर हम पीक सीजन की बात करें तो आप मान के चलिए कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो करीब करीब सेम ही रहती है, 350 रुपीज़ के आसपास। और कभी कभार ये बढ़ के 500 रुपीज़ तक चले जाती है जब पीक सीजन होता है। मॉडरेट में 350 एंड पीक सीजन में 500, क्योंकि एक्सप्रेस सर्विस लगती है उसमें। आपको 24 आवर्स के अंदर आपको ड्राई क्लीन करके देना है, तो उसमें हम थोड़ा सा एडिशनल चार्ज करते हैं। तो उसमें हमारी ऑर्डर वैल्यू 500 रुपीज़ तक पर ऑर्डर चले जाती है। एंड इन अ गुड डे वी कैन ऑल्सो गेट अप टू 50 ऑर्डर्स। ओके, और एक्सप्रेस वाले ज्यादा लोग होते हैं या नॉर्मल वाले ज्यादा लोग होते हैं? एंड टाइम पे नींद खुलने वाले लोग होते हैं ज्यादा काफी। होते हैं। अगर 50 ऑर्डर्स हम मान के चलिए कि 15-20 ऑर्डर्स एक्सप्रेस में भी आते हैं, हमें अपनी बैंडविड्थ उतनी ओपन रखनी पड़ती है कि हम एक्सप्रेस के ऑर्डर्स भी ले पाए। होता ये है कि लोग बाहर से आए हैं शादी में, उनको एकदम से अपने कपड़े स्टीम प्रेस करवाने हैं, ड्राई क्लीन कराने हैं कि कल महिला संगीत है या शाम को महिला संगीत है पहनना है, शाम को रिसेप्शन है पहनना है। तो इन दैट केस एक्स्ट्रा सर्विस मैंडेटरी हो जाती है। मेरे ख्याल से शादी वाले ही ज्यादा कस्टमर्स होंगे आपके सबसे ज्यादा। शादी का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है हमारे बिजनेस में। पीक सीजन शादियों का ही रहता है। और सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर्स कौन से, वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर फैमिलीज? वर्किंग प्रोफेशनल्स काफी, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो लॉन्ड्री का टेक केयर कौन करे, तो वॉश एंड आयरन के लिए हमारे पास बहुत कपड़े आते हैं। और हाँ, ताकि फैमिली को रेडी कपड़े मिले डेली, वो कपड़े पहन के डेली जा सकें, अच्छी पैकेजिंग में रहते हैं ताकि सल नहीं आते हैं, वार्डरोब में स्टोर करने में भी आसानी होती। दैट्स व्हाई वॉश एंड आयरन के कपड़े भी हमारे पास रेगुलर जो जॉब करने वाले कपल्स हैं या जॉब करने वाले सिंगल लड़के हैं या फिर जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके भी काफी कपड़े आते हैं। जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो बहुत सारी ओनरशिप उस कंपनी की होती है, और क्या आपको भी कोई ओनरशिप मिलती है, जैसे इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको प्राइसिंग चेंज करनी हो किसी पर्टिकुलर चीज की, उसकी, या ब्रांडिंग मार्केटिंग, या फॉर एन एग्जांपल कुछ एक्स्ट्रा हो? हाँ, मतलब आप अगर एड ऑन मार्केटिंग कुछ करना चाहते हैं तो कंपनी कई बार उसमें सपोर्ट भी करती है, नहीं तो आप खुद भी अपने लेवल पे आप कर सकते हैं, उसमें कंपनी आपको मना नहीं करेगी। सेकेंडली, आपके जो रेट्स हैं, आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपके कस्टमर्स रेट देखकर वापस लौट रहे हैं कि ये तो बहुत महंगा है, हमें तो नहीं करवाना है, ऐसा कुछ होता है तो आप कंपनी से बात करके उसमें अपने रेट्स भी आप अपने चेंज करवा सकते हैं। अब ये इसमें तो बहुत सारी चीजें हो गई जो हमने बहुत एक पॉजिटिव साइड देखा कि जहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेस, हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। चैलेंजेस और क्या क्या होते हैं इसमें, मतलब मेन चैलेंजेस आपको क्या आते हैं डे टू डे में और ऐसे ओवरऑल इन सब में? मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज होता है कि लेबर को मैनेज करना। लेबर बगैर बोले गायब हो जाएगी, छुट्टी मार लेगी और आपके पास वर्कलोड पड़ा है, तो आप उसे कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए आप उनका मोबाइल ही बंद है, आप क्या करोगे? तो इन दैट केस हमें ऑलरेडी ये फोरकास्ट करके चलना पड़ता है कि हमें ज़रूरत 5 लेबर की, हमने 6 को हायर कर रखा है, 7 को हायर कर रखा है कभी अकॉर्डिंग। भी छुट्टी मार ले। सेकेंडली, टाइम पे कपड़ा डिलीवर होना। सही बात है। आपका कपड़ा आपने किया है, प्रोसेस कर दिया सारी चीज़ें, लेकिन कस्टमर को टाइम पे नहीं मिला, तो वो उसके लिए कोई मतलब का नहीं है उसे ड्राई क्लीन करवाना, उसे पहनना और उसके पास है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये हमारे लिए चैलेंज होता है। थर्ड चैलेंज ये होता है कि कपड़े पे दाग नहीं निकला या कपड़ा कोई डैमेज हो गया या फिर कपड़ा कहीं मिसप्लेस हो गया, इस तरीके के, क्योंकि ह्यूमन एरर होता ही है। सही बात है। काम जो है लेबर कर रही है, लेबर का क्या आईक्यू लेवल है क्या नहीं है, आप रूट लेवल तक आप घुसे हो, लेकिन आप हर एक कपड़े पे वॉच नहीं रख सकते। हाँ, एकदम एंड टू एंड क्वालिटी चेक पॉसिबल भी नहीं होता। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा खराब हो गया, अब उसका कंपनसेशन तो आपको ही देना है, कंपनी नहीं देगी। कस्टमर का कपड़ा खो गया तो आपको ही उसे कंपनसेट करना है, गालियां भी आपको ही सुननी है, वो कंपनी नहीं सुनेगी।
दाग नहीं निकलते तो दाग नहीं निकलते हैं तो भी कस्टमर तो एडमेंट हो जाते हैं कि भाई हम तो पैसे नहीं देंगे, हमने दाग निकालने के लिए दी। सही बात है। फिर कस्टमर को हमें एजुकेट करना पड़ता है कि भाई देखिए हम एक लेवल तक ट्राई कर सकते हैं जब तक कपड़ा खराब ना हो। अगर आप कपड़ा खराब होने की जिम्मेदारी अगर आप ले सकते हैं तो फिर वी कैन टेक द रिस्क। उनको ऐसा लगता है, कस्टमर्स की भी गलती नहीं है। एक ब्रांड अपने आप को इस तरीके से पेश करता है कि हम 80% हमारा सक्सेस रेट है अगर एक दाग निकालने में, तो कस्टमर ये नहीं सोचता कि उसका कपड़ा 80% में है, 20% में भी हो सकता है, 80% ही लगता है उसे कि उसके दाग तो निकल ही जाएगा। सही बात है, ये बात तो है। और कोई चैलेंजेस होते हैं, जैसे हर महीना एक जैसा नहीं होता, राइट? तो कई पीक सीजन होते हैं तो कई ऑफ सीजन भी होता है, तो वहाँ पे फिर ये भी चैलेंज होता है कि इतनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, बिकॉज आई थिंक आपके लिए जो विंटर सीजन होता है, सॉरी रेनी सीजन होता है, ये आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होता? मेरे लिए चैलेंजिंग ज़्यादा होता है गर्मियों का सीजन। रीज़न उसका है उस समय पे वेडिंग्स नहीं होती हैं। वेडिंग्स नहीं होती हैं तो उस समय पे आपके जो हैवी गाउन्स वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं, ये नहीं आती हैं। ओके, जिसमें मार्जिन सबसे ज्यादा होते होंगे हाँ। और नंबर ऑफ यूजर्स भी नंबर ऑफ यूजर्स भी ज्यादा बढ़ होते जाते होंगे। हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक फोरकास्ट करके रखना पड़ता है। इसमें पंडितों से लेके इवेंट मैनेजमेंट की जो कंपनीज होती हैं उनसे हमें बातचीत करते रहते हैं हम। इनसे बात कि भाई किस किस महीने में कितनी कितनी शादियां हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने जो कमाया 6 महीने में या 7 महीने के वेडिंग्स में कमाया है, वो आपको बचा के रखना पड़ता है जब तक आपका वापस से सीजन सीजन नहीं आ जाता। तब आपको पता लगता है आपने असल में कितना कमाया, क्योंकि ऑफ सीजन में कितना ऑफ जाएगा और वही नहीं आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम है, लेबर तो सेम है, आपकी बिजली केमिकल कम हो जाएगा नो डाउट, रेंट भी रेंट सेम भी ही फिक्स है। है, आपकी लड़कों की सैलरी भी फिक्स है। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपने लड़कों को हटा दिया और फिर 6 महीने बाद फिर से हायर कर लिया, वो तो कहीं और लग जाएगा। और फिर आप किसी को हायर करोगे तो 2 महीने ट्रेन करने में भी आपको लगेंगे। दैट्स द रीजन कि हम जो अपना पूरा प्रॉफिट है वो तब पता लगा पाते हैं जब वापस से सीजन शुरू होने वाला होता है, वो कि जो कि मंथ होता है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर का। तो अगर आप जैसे ओवरऑल कैलकुलेट करो अराउंड 12 मंथ्स, तो ऑन एन एवरेज एक फ्रेंचाइजी जो आप रन करें उससे कितना प्रॉफिट हो जाता है? मतलब एक एवरेज भी अगर बात करें, हो सकता है किसी महीने आप होगा और किसी महीने नेगेटिव भी जाता होगा। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि मैंने उज्जैन में मास्टर फ्रेंचाइज ली है। मेरे उज्जैन में 2 स्टोर्स हैं। मैं आई कैन स्केल इट मोर, बट कहीं ना कहीं एक लेबर का कंस्ट्रेंट आ जाता है, इस वजह से आई एम नॉट एक्सपांडिंग राइट नाउ। तो सब कुछ मिला के देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि आप इजीली 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास बचा पाएंगे अगर आप सही तरीके से और सारी चीज़ें आपने क्रैक कर पाएंगे तो। इनिशियल फ्यू इयर्स में वो उतना नहीं था, वो भी ये अमाउंट आज उतना इसलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि मैंने लोन रीपे कर दिया। ओके, मैंने एक ईएमआई का कंस्ट्रेंट रहता ही है। करेक्ट करेक्ट। और ना, जैसे आपने मास्टर फ्रेंचाइजी ली है, वैसे एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी भी होती है जहाँ पे वो एक ही बंदा एक ही फ्रेंचाइजी रन कर सकता है। मास्टर में आई थिंक उसको पूरे एरिया या सिटी का एक्सेस मिल जाए, राइट। तो प्राइस में डिफरेंशिएशन आता है मास्टर फ्रेंचाइजी और नॉर्मल फ्रेंचाइजी में, या फिर सेम ही रहता है? नहीं, आपका ये डिसाइड किया जाता है कि आपका शहर कितना बड़ा है और यहाँ पे कितने शोज हो सकते हैं। जितने शोज हो सकते हैं उसकी उतनी फ्रेंचाइजी फीस आपसे चार्ज कर ली जाती है। ओके, तो हाउ डज दिस मास्टर फ्रेंचाइजी वर्क? फॉर एन एग्जांपल, फ्रेंचाइजी है जिससे मैंने मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली, जिसको मैंने एग्जैक्टली 7 या 10 लाख रुपए दे दिए। अब लेट्स से अगली जो फ्रेंचाइजी उस शहर में खुलेगी वो आप ही के अंडर खुलेगी, जी। और आप उस फ्रेंचाइजी ओनर से जो फ्रेंचाइजी फी लोगे, वो पूरी फी आपकी जेब में जाएगी या कंपनी के जेब में जाएगी? नहीं, ये इसमें हम जो मैं जिस कंपनी के साथ हूँ उसमें हम आगे और फ्रेंचाइजी बेच नहीं सकते हैं। अगर खोलना है तो वो मुझे ही खोलना है और मुझे ही उसे ऑपरेट करना है। अच्छा, मैं किसी और को बेच के नहीं काम चला सकता। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, ये डिफरेंस होता है मास्टर ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एक मास्टर फ्रेंचाइज ऐसी भी होती है कि आपने एक शहर के पूरे राइट्स ले लिए, अब आप आगे फ्यूचर में बेचें। बट यू हैव टू पे होलसम अमाउंट टू द कंपनी। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको बहुत बाद में पता चली है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर ही निकल गई फ्रेंचाइजी लेने के बाद।
थोड़ा सा मैंने जब इसमें R&D करी थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कस्टमर सेंट्रिक फील्ड है। इसमें जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, मैंने एक चीज़ की एक ट्रेनिंग इसमें ऐड ऑन मैंने ये करी थी कि मैं जब जॉब छोड़ी थी और ये इसकी प्रिपरेशन चल रही थी मेरे कि मैं स्टोर डाल रहा हूँ, मीनवाइल करीब 5 से 6 महीने जब R&D भी हुई तब मैंने एक कस्टमर केयर में जॉब करी एज अ कॉल सेंटर एम्प्लॉय। मैंने जॉब करी लोगों की गालियां सुनने के लिए कि क्या मैं गालियां सुन भी पाऊंगा या नहीं, सही बात है। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ओनर्स थे जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे चैलेंज के बारे में पहले से बताया था कि आप सही करो गलत करो कुछ भी करो, 0.1% का एरर परसेंटेज आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप एज एन ओनर गाली नहीं सुन सकते तो आप इस बिजनेस में मत कूदो। वो हर बिजनेस में ही होता है। जैसे Correct. हमारे हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है कि आई एम फ्रॉम द होटल बैकग्राउंड, और ऐसा कहा जाता है कि ताज भी अगर आप बुक करोगे ना तो उसमें आप देखोगे तो आपको एक दो लोग दिखेंगे जो नेगेटिव रिव्यूज डाल के जाते हैं, जबकि ताज इज नोन फॉर इट्स स्पेशलिटी, इट्स हॉस्पिटैलिटी, Hospitality. और जो वो क्यूरेट करके देते हैं एक्सपीरियंस अपने गेस्ट को। बट फिर भी आप सोचो इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी उसमें कुछ लोग आते हैं जो नेगेटिव रिव्यूज देके जाते हैं। तो वो हर किसी बिजनेस में होता है, और आई थिंक आपको ये सीखना भी पड़ेगा कि आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। राइट। कई बार होता है कि सालों का हमारा पुराना कस्टमर है, सालों से कपड़े करा रहे हैं, उन्होंने दाग लगे हैं तो वो भी निकल रहे हैं, बट स्टिल कभी उनके किसी एक फेवरेट कपड़े का दाग नहीं निकला, तो फिर जो सुनने को मिलती है वो हमें ही पता है। सो अगर फॉर एन एग्जांपल योर एडवाइस टू समबडी हु इज इन कॉर्पोरेट, और अगर कोई बंदा ये सोच के आ रहा है कि यार मैं सिर्फ फ्रेंचाइजी ले लूं और मैं अपनी जॉब भी कर लूंगा और मैं मेरा ये बिजनेस भी चलता रहेगा, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई आईटी में है या कॉर्पोरेट में है और वो ये सोच रहा है कि वो एक बिजनेस और जॉब दोनों साथ में कर लेगा, तो मैं उससे यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मांगता है। आप अगर उसके अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं हो ना, तो वो कोई कंपनी और आपके पैसे पे आपको कमा के नहीं देगी। आपको खुद अपने बिजनेस में टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, इनसाइट्स भी देनी पड़ेगी, आपको भिड़ना तो पड़ेगा। और आजकल जो फोफो मॉडल्स आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी सॉरी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, फोको, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी कंपनी ऑपरेटेड। ऑपरेटेड, सॉरी हाँ, फोको मॉडल्स जो आ रहे हैं आजकल, तो अगर वो बंदा लेने चाहे तो क्या उसके सर से बर्डन उतरेगा इस चीज का? लोकल और क्या वो कंपनी उतना कमा के देगी? ये भी सवाल है। फोको मॉडल्स जो हैं जनरली अभी रेस्टोरेंट बिजनेस में काफ़ी आ रहे हैं। आई केम अक्रॉस सम ऑफ द मॉडल्स। तो फोको मॉडल में अगर आप घुसना चाहते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे इंसाइट्स तो कंपनी आपके मांगेगी ही। आप अगर एक शहर के रहने वाले हो और वो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी या मुंबई बेस्ड हो या फिर बेंगलुरु बेस्ड हो, वो यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहेगी, तो वो आपके शहर को आप ज़्यादा जानते हो या वो आपको लोकल लेवल पर मार्केटिंग से लेके, आपको लोकल वेंडर्स से लेके, कहीं ना कहीं आपको एक इंसाइट्स तो देनी ही पड़ेगी। और वो इंसाइट्स कब तक चलेंगी ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें रेगुलर बेसिस पे आपके रिक्वायरमेंट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ये चीज़ आपको, अगर आप फोको मॉडल में जा रहे हैं तो आपको पहले से कंपनी से बात करके और लिखित में ले लेनी चाहिए, एग्रीमेंटेड होनी चाहिए कि मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा और मेरा रोल क्या रहेगा अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बट इसमें फिर भी सक्सेस की पॉसिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती है। इन द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है फ्रेंचाइजी चूज करते वक्त? देखिए, शॉप पे ना जाएं, ओनर से खुद मिलें, सीईओ से जिसने खुद ओनर मतलब फ्रेंचाइजी दोनों ओनर, या फिर जिस बंदे ने दोनों दूसरे किसी मतलब सेम कंपनी की दूसरे ने फ्रेंचाइजी ले रखी है उससे मिले? दोनों। अच्छा। मैं कहूंगा आपको जो कंपनी का सीईओ है, हाँ। आप उससे मिलें, उससे बातचीत करें, क्या वो आपको टाइम दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा, दैट मीन्स कि उसके लिए आप कुछ नहीं है, सही बात है। यू आर नथिंग फॉर हिम। अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा है तो सिमिलरली आपको जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जिनने अलग अलग जगह उनकी कंपनी में पैसे लगा के स्टोर ओपन कर रखे हैं, वहां पे जाए, उनसे एक प्रॉपर फीडबैक लें। आप सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली डील आपको और उनकी टीम को करना है। ट्रू, ये तो है।
क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी, ये आप सोच नहीं सकते। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या आ सकती है प्रॉब्लम, किस लेवल पे है और कितनी डीप हो सकती है वो प्रॉब्लम, जब तक आप उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज ओनर से नहीं मिलेंगे। ये बात तो है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अच्छी लोकेशन चूज करने के बदले हम लोग बहुत ज्यादा रेंट दे देते हैं। कोई लोकेशन गलत हो और वहां पे हम सोचते हैं कि रेंट कम है तो वहां भी बचा लेते हैं। तो इस चीज को कैसे डील कर रहे हैं? एक ही एग्जांपल मेरे नज़र में अभी बहुत रिसेंटली आया था कि एक कपड़े का एक शोरूम है, एक कपड़े की फ्रेंचाइज है। उन्होंने मात्र 20,000 रुपये रेंट बचाने के चक्कर में, इंदौर की बात है, 20,000 रुपये रेंट बचाने के चक्कर में 800 मीटर्स आगे शॉप ले ली, एंड वो मार्केट से थोड़ी सी आउटर में हो गई, जिस वजह से जो एस्टिमेटेड उनकी सेल 12 से 15 लाख रुपए होनी थी, वो 7 से 8 लाख रुपए तक ही रह गई। अब उनके लिए इतना बड़ा लॉस हो गया कि इन्होंने 3 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया है, लीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो उसे मूव नहीं कर सकते। सो आपके लिए एक लोकेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत मैटर करती है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप गूगल के रिव्यूज पर, गूगल की लिस्टिंग पे आप खेल जाएंगे। नहीं, एक लोकेशन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ और भी अगर मुझसे छूट गया हो तो, और अगर आप शेयर करना चाहते हो ऑडियंस को, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में एक असंतोष बहुत है लोगों में, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस में कूदा, लोगों ने मुझे देखा कि मैं आईटी की जॉब छोड़ के एंड अब मैं बिज़नेस में आ रहा हूँ, और एक टियर 3 सिटी जैसी सिटी में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम लिटरली ग्रोइंग। तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है, लोग मुझसे पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई, आप अपना ईगो अपनी जॉब के साथ छोड़ के अगर आ सकते हैं तो ही आप बिजनेस में कूदें, और आपको हर चीज आनी, मतलब आपके बिजनेस की आपको हर चीज आनी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको बात। प्लेट धोना भी आनी जिस चाहिए। चीज का आपको नॉलेज नहीं हो उस चीज में आप कैसे किसी की काम में गलती निकालोगे अगर आपको काम ही नहीं आता होगा तो? सही बात है। आप अगर एक प्लेट धोने का भी काम आपके बिजनेस में है, 1 घंटे में आप कितनी प्लेट खुद धो सकते हो, तब तो आप सामने वाले को बोलोगे कि आप इतनी प्लेट धो। सही बात है। आपको खुद अपना बनाना आना चाहिए, खुद अपना काम। कोई काम छोटा नहीं होता सर। ट्रू। अगर वो आपकी थाली में रोटी सब्जी दे रहा है तो वो काम छोटा कभी नहीं हो सकता। ये तो है। और एक चीज ना मेरे को आपके लास्ट कॉन्वर्जेशन से समझ में आई कि जैसे आपने बोला ना कि वो सीईओ आपको टाइम दे पा रहा है कि नहीं, तभी आप फ्रेंचाइजी लो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार उस बंदे के लिए आपकी सिर्फ एक फ्रेंचाइजी है और आपके लिए आपका पूरा वर्ल्ड है, जिससे आपका ब्रेड एंड बटर है, जिससे आप अर्न कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो हमेशा उस चीज को आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करके चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके लिए एक फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी तो उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आपके लिए वो फ्रेंचाइजी है, वो बिजनेस बंद हो गया, तो आपकी लाइफ पे बहुत हार्म और इफेक्ट करेगा वो। एग्जैक्टली होता ही है कि आपने तो अपना सब कुछ लगा दिया ना। हाँ, एक बहुत बड़ा बिजनेस के कैपिटल लिए होता है, 30-40 लाख रुपए। 30-40 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो, जितना भी आपने लोन भी लिया है, तो और सर लोन तो उससे आपकी भी बड़ी लाइफ चीज होती है सर, टाइम, जो आप अपना एक प्रीशियस टाइम दे रहे हो आपके गोल्डन मतलब एज के, राइट। वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली। अगर वो उसके लिए एक बंद हुआ आउटलेट, तो उसके लिए तो एक और अपॉर्चुनिटी खुल गई कि चलो इस शहर में वापस अपन फ्रेंचाइजी बेच पाएंगे और 25-30 लाख रुपए कम नई फ्रेंचाइजी से ले पाएंगे। उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। ही इज ऑलवेज इन विन विन सिचुएशन। ऐसा कहा जाता है, किसी ने कहा था, मुझे याद तो नहीं किसने, बट एक कंपनी जो कि फ्रेंचाइजी बेच रही है वो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है और उससे आप ग्रो कर रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो। सही बात है, ये तो है। इवन आप देखो बीच में ना, आपको लेंसकार्ट का पता होगा, तो लेंसकार्ट ने यूजुअली जब फ्रेंचाइजीज बांटी थी मार्केट में, और उन्हीं फ्रेंचाइजीज का जैसे ही 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने रिन्यू करने की जगह उन फ्रेंचाइजीज को क्लोज करवाया और खुद के स्टोर्स डाले। एंड उनको जब वो मार्केट समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रांड बढ़ रहा है, तो नाउ दे आर अर्निंग मोर देन लाइक जितना वो फ्रेंचाइजी को कमा के दे रहा था, वो सारा पूरा उनके पॉकेट में जा रहा है। वो एथिकल नहीं लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। हाँ, ये रियलिटी, आप हर कोई even अपना देखें- धंधा बनाने बैठा है। वो बच्चों के कपड़ों का, इसमें भी कुछ नाटक हुआ था, ऐसे ही कुछ। अच्छा। अगर आप ये को देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही सुनने में आया था
मुझे ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं जो फ्रेंचाइज़ ओनर होता है वो बहुत बेचारा होता है, हाँ, सही बात है। कि उसकी जमा पूँजी भी लग गई और उसकी इज़्ज़त दाँव पे लग गई है। करेक्ट, ये तो है। क्योंकि जब वो जॉब छोड़ रहा है या फिर जॉब के साथ कोई एक बिज़नेस डाल रहा है, तो उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके रिलेशन में, उसकी फैमिली में, सब जगह सबकी नज़र उसी के ऊपर है कि ये कब गिरे और कब हम हँसे। ये बात तो है। और ना एक चीज़ और मैं बस कंक्लूड करना चाह रहा था कि जितना आप शायद कमाते हो उससे ज़्यादा शायद फ्रेंचाइजी कमा लेता है। मतलब जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो कमा रहा होता है, क्योंकि उसने आपसे रॉयल्टी फी ली, उससे आप वन टाइम सेटअप चार्जेस किए, फिर आई थिंक मशीन्स भी उसी के थ्रू आपको सोर्स करनी पड़ती है। हर महीने जो रॉ मटेरियल आता है वो होता है सॉफ्टवेयर उनका होता है, उसका सॉफ्टवेयर, चार्ज लगता है, उसका भी चार्ज आपको उसका भी पे चार्ज करना लगता पड़ता है। है। जी। तो ये सारी चीजें आई थिंक अच्छा खासा पैसा उनके पास भी हर महीने मतलब आप उनके लिए आप ये कमाते मान हो। के चलिए मोटा-मोटा 30% तो आपका किसी भी कंपनी से आप फ्रेंचाइज़ी लेंगे, वो अगर आपके रेवेन्यू का 30 से 35% अगर क्लेम नहीं कर रही हैं, तो वो फ्रेंचाइज़ी ही गलत मॉडल पे है। अच्छा। क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी अपने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, और वो आपको आपसे वो लेंगे ही किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रॉयल्टी के फॉर्म में हो, चाहे रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, या चाहे किसी भी फॉर्म में। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कुछ भी। एनीथिंग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। अगर मैं कंक्लूड करूं तो जैसे आपने बताया वन टाइम सेटअप फीस के नाम पे वो लोग जो इनिशियली 5 से 7 लाख चार्ज करते हैं, फिर मशीन्स का और ये सारी चीज़ें में, इसके बाद भी जब आपका बिजनेस चलने लगता है तब रॉयल्टी फी और किस किस चीज़ के ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा किस किस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल का भी पैकेजिंग चार्ज मटेरियल करते भी हम, और साथ ही साथ अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन आपका यहाँ पे कर रहे हैं, तो हैं, तो वो उसमें भी आपको आपकी पॉकेट से देंगे। एग्जैक्टली ओके। मुझे अगर पैम्पलेट छपवाने हैं तो मुझे अपने पैसे पे छपवाने हैं, और मुझे ही सुबह 4 बजे उठ के पेपर में जाके पैम्पलेट डलवा के पूरे सिटी में सर्कुलेट करवाना है। सो ऑल राइट गाइस, दिस वाज द कॉन्वर्जेशन। और अगर आपको भी, अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो माय रिकमेंडेशन टू यू इज, जैसा सर ने बताया, फ्रेंचाइजी के ओनर से बात करो, जिस बंदे ने दूसरी सिटीज में फ्रेंचाइजी ली उनसे बात करो। आपका हार्ड अर्न मनी है जो आप स्पेंड कर रहे हो, और आप ये भी मेक श्योर करना कि आपके साथ एक ब्रांड आ तो रहा है, ऑनबोर्ड हो रहा है, लेकिन उसमें आपके फायदे से ज़्यादा आई थिंक कंपनी का भी फायदा है। तो ये आपका हार्ड अर्न मनी है, यूज इट वाइसली। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, एंड आई थिंक मेरी ऑडियंस भी इसको सीख के इम्प्लीमेंट करेगी, और जब भी कोई नेक्स्ट स्टेप लेगा तो डेफिनेटली एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से रखेंगे ये लोग। थैंक यू, नाइस मीटिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी इंसाइट्स, आइडिया मैन से मिले ही हैं विजय से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।